हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 4 अगस्त 2021 का। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले हमारे डाटा पॉइंट सेक्शन में आज क्या विशेष है। डाटा पॉइंट सेक्शन में एक आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डाटा दिया गया है, जिसमें जिसको कि अनक्लेम्ड वेल्थ कहा जाता है। ये अनक्लेम्ड वेल्थ बेसिकली होता क्या है, जब भी हम किसी बैंक में अगर कोई अकाउंट ओपन करते हैं, उस अकाउंट में जैसे मान लीजिए पहले कुछ समय पहले बैंक में एक मिनिमम बैलेंस का क्लॉज हुआ करता था। वो मान लीजिए 1,000 रुपये हमने उस बैंक में डिपॉजिट कराए और किसी कारणवश उसे ऑपरेट नहीं कर पाए, तो वो जो डिपॉजिट है वो उस बैंक में रह जाता है। और अगर उस बैंक में ये डिपॉजिट 10 ईयर से ज़्यादा रह जाता है, 10 साल से ज़्यादा रह जाता है, तो इसे हम अनक्लेम्ड डिपॉजिट के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसको इंक्लूड कर लिया जाता है, तो इसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहा जाता है। दूसरा, ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है वो इंश्योरेंस के सेक्टर में भी होता है। अगर आपने मान लीजिए कोई लाइफ इंश्योरेंस शुरू किया है या कोई नॉन लाइफ इंश्योरेंस शुरू किया है, तो इसमें जो मान लीजिए आपने इसको शुरू किया है लाइफ इंश्योरेंस को, और लाइफ इंश्योरेंस को शुरू करने के बाद में कुछ समय आपने 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने या साल भर इसको आपने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद में किसी वजह से आप इसे कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है वो बहुत ही लंबी होती है, जिसमें 5 साल, 20 साल ऐसी लिमिट होती है। तो इस प्रकार से अगर हम 2, 4 महीने, 6 महीने, साल भर अगर उससे चलाकर अगर स्टॉप कर देते हैं, तो उसमें हमें किसी भी प्रकार का जो विड्रॉल है वो नहीं मिलता है। ज़्यादातर स्कीम्स इसी प्रकार की होती हैं, और विड्रॉल नहीं मिलने की स्कीम के चलते जो हमारा पैसा जो हमने एक छोटे समय के लिए उसमें डिपॉजिट कराया हुआ होता है वो वहीं रह जाता है और उसी अकाउंट में डिपॉजिटेड रहता है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर वो 10 साल से ऊपर अगर अनयूज रहता है, उसमें अगर हम अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, किसी अगर फर्दर अगर आगे कोई भी इंस्टॉलमेंट है उसे जमा नहीं कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अनक्लेम अमाउंट कहलाता है। तो इस प्रकार से जो बैंक होता है, बैंक अकाउंट में और इंश्योरेंस सेक्टर में अनक्लेम्ड जो वेल्थ है उसका सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। और इस डाटा पॉइंट में आज आज के यही प्रदर्शित किया गया है कि जो अनक्लेम्ड वेल्थ है वो 50,000 करोड़ के समथिंग अभी भारत के बैंकों और इंश्योरेंस के सेक्टर में अवेलेबल है, जिसमें दिसंबर 2020 में आप देखेंगे कि जो 30,000 करोड़ का जो वेल्थ है वो लगभग बैंक के साथ में डिपॉजिट है, जिसमें भी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उसमें डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा है। और 10 साल तक अगर हम इस डिपॉजिट किसी भी अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो वो अनक्लेम्ड अकाउंट की कैटेगरी में उसे शामिल कर लिया जाता है। और अनक्लेम्ड अमाउंट की कैटेगरी जो होती है उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें 15% जो है वो अनक्लेम्ड अकाउंट्स इसमें अवेलेबल है, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें सबसे हाईएस्ट है। इसके अलावा जो जो वेल्थ होती है, ये जो भी मनी अवेलेबल होती है, अनक्लेम्ड वेल्थ जिसे बोला गया है, ये अनक्लेम्ड वेल्थ 10 साल की अवधि पूर्ण होने के बाद में हर मंथ आरबीआई को ट्रांसफ़र की जाती है। आरबीआई को ट्रांसफ़र करने के बाद में इसे जो आरबीआई का एक डिपॉजिटर एजुकेशन फंड होता है, इसमें इसे ट्रांसफ़र किया जाता है। और अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसा कस्टमर होता है जो 10 साल कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करने के बाद में उसके बाद में ट्रांजैक्शन शुरू करता है, और जो उसका डिपॉजिटेड अमाउंट होता है वो उसको क्लेम करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में जो आरबीआई है वो आरबीआई से इसी प्रोग्राम के तहत जो मनी जमा की जाती है वो उसे वापस से बैंक अपने अकाउंट में सेटल करता है। तो इस प्रकार से यह जो प्रोसेस है पूरा अनक्लेम्ड वेल्थ का चलता है। तो इसी के ऊपर यह डाटा पॉइंट आज प्रदर्शित किया गया है, जिसमें दो जो कंसेप्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो अनक्लेम्ड वेल्थ इसमें बताया गया है, और जो आरबीआई का दूसरा जो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस का जो फंड होता है वो उसके ऊपर
ये मेन कंसेप्ट आज का डिपेंडेंट है। तो देखिए आप इस डाटा में क्या मेन है कि दिसंबर 2020 में 8.13 करोड़ जो अनक्लेम्ड अकाउंट थे वो एग्जिट करते थे, और इसमें से 1.7 करोड़ जो थे वो अकाउंट 2018 में, सॉरी 1.7 टाइम है 2018 का ये जो नंबर है। तो इसी प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3,577 करोड़ का अनक्लेम्ड अमाउंट है, और 1.13 करोड़ जो अकाउंट हैं वो दिसंबर 2020 तक देखे गए थे, और उसमें 3,577 करोड़ अभी अवेलेबल है। लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप इसी प्रकार अमाउंट को देखेंगे तो 19,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो अनक्लेम्ड वेल्थ में अभी अवेलेबल है LIC में। और 80% जो उसका टोटल है वो ना ऑल लाइफ कंपनीज में अवेलेबल है। 80% जो LIC के द्वारा अभी अनक्लेम्ड वेल्थ में सेटल हुआ है। तो इस प्रकार जो ग्रोथ है वो अमाउंट की काफ़ी 2018 से 2020 तक के 3 साल की पीरियड में अगर देखा जाए तो 1.7 टाइम्स जो इसमें बढ़ोतरी हुई है, और 24,336 करोड़ का जो वेल्थ है वो इसमें अवेलेबल है बैंक्स में। और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो ये ग्राफ है वो निरंतर 2018 से 2019 और 2020 में लगातार ऊपर बढ़ा है। और पब्लिक सेक्टर में अगर आप 2018 में शेयर देखेंगे तो 88% था, और अमाउंट का शेयर देखेंगे कि 84% था। 2019 में भी यही स्थिति थी, और 2020 में भी 84% और 83% है वेल्थ का और अकाउंट का शेयर। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स थे, उसमें 11% और 13% था, जो कि अभी भी 11% और 12% ही है, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। लेकिन अगर आप टोटल में अगर आप देखेंगे अनक्लेम्ड वेल्थ में जो बैंक से रिलेटेड है वो 4.79 करोड़ के समथिंग 2018 में हुआ करती थी, जो कि 8.13 करोड़ की समथिंग हो गई है। 1.7% की लमसम इसमें जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ ही जो इंश्योरेंस कंपनी है उस इंश्योरेंस कंपनी में भी इसी प्रकार की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप देखेंगे अप्रैल 2018 में ये स्थिति थी, और जुलाई 2020 में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है। तो इसमें भी काफ़ी लेवल पर बढ़ोतरी हुई है, और जो अमाउंट है शेयर इन्होंने किया है वो प्राइवेट जो सेक्टर है इंश्योरेंस का उसने 31% इसका शेयर 2018 में हुआ करता था, और मार्च 2020 में 19% था, दिसंबर 2020 तक 18% हो गया। और इसके अलावा जो LIC का शेयर है वो 2018 में 69% हुआ करता था, और अभी 82% LIC का शेयर है। कुल अगर टोटल अमाउंट में अगर हम बात कर रहे हैं तो 15,229 करोड़ रुपए का मार्च में इसमें अनक्लेम्ड अमाउंट था, और जो कि अभी बढ़कर 23,171 करोड़ रुपए हो गया है। तो इस प्रकार जो अनक्लेम्ड वेल्थ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो लोगों की जो कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को कैरी करने की, वो कैरी करने की कैपेसिटी इससे हमारे को शो होती है। और अनक्लेम्ड वेल्थ में यही दिखता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति या वर्कर होता है या किसी भी प्रकार का अन्य पर्सन होता है, वो किसी भी बैंक अकाउंट को या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस को शुरू तो कर लेता है, लेकिन उसे कैरी करने में उसे प्रॉब्लम दिखने को मिलती है। ज़्यादातर ऐसा जो डेली वर्कर होते हैं, डेली वेजेस के वर्कर होते हैं, और जो शॉर्ट टर्म के लिए जो जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है उन लोगों के साथ में ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है। वो लोग कि इस प्रकार की किसी चीज़ को या किसी के कहने से इसे चालू तो कर लेते हैं, बैंक अकाउंट भी ओपन करा लेते हैं या LIC भी खुलवा लेते हैं, लेकिन उसे फिर फर्दर लंबे टाइम के लिए कैरी नहीं कर पाते, जिससे कि वो मैच्योर होकर जो पैसा है वो उन्हें मिल पाया। तो ऐसी स्थिति में जो वो पैसा होता है वो अनक्लेम्ड वेल्थ में चला जाता है। और इस प्रकार एंड में 10 साल तक अगर उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो वो RBI को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आज के डाटा पॉइंट में यही बताया गया है। दो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं इसमें अनक्लेम्ड वैल्यू से लेकर, जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का जो डाटा है उसके बारे में बात की गई है, और इसमें बोला गया है कि जो कंजम्पशन
एक्सपेंडिचर डाटा जो है वो सर्वे का डाटा वो अभी तक प्रदर्शित नहीं किया गया है, प्रकाशित नहीं किया गया है। जबकि हाल ही में जो पीएलएफएस का डाटा है वो डाटा अभी प्रकाशित किया गया है। तो सीईएस का जो डाटा है उसके ऊपर बेस्ड ये आर्टिकल है कि जो सीईएस का डाटा है वो प्रकाशित क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है। जबकि हर 5 वर्ष में यह जो डाटा है वो प्रकाशित किया जाता है। लास्ट जो डाटा ये प्रकाशित किया गया था वो 2011 के समय प्रकाशित किया गया था। तो उसी के बारे में चर्चा की गई है कि जो 2017-18 का जो सर्वे है वो पहले ही कंडक्ट किया जा चुका है, लेकिन उसे अभी पब्लिश नहीं किया गया है। और अब कहा जा रहा है कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का जो डाटा है वो जो सर्वे है वो वापस से 2021-22 में वापस से कंडक्ट किया जाएगा। और इसे वापस से कंडक्ट करके जो डाटा आएगा वो उसको 2022 के पूर्व में ही, 2022 के ख़त्म होने से पहले पहले ही पब्लिश कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जो बात है वो इस आर्टिकल में बताई गई है कि क्यों सरकार जो है वो सीईएस का जो डाटा अभी पिछले 8-9 वर्ष का अगर हम देखें तो 2017-18 में एक सर्वे का डाटा तैयार भी है, उसे पब्लिश करने से क्यों कतरा रही है। और इसमें बताया गया है कि जो बेरोजगारी है वो पीएलएफएस के डाटा में अभी बताया गया था कि जो 45 साल के जो हाईयर पॉइंट है उसको टच कर रही है। तो इस बात से इस प्रकार जो पीरियडिक लेवल का जो फोर्थ सर्वे है वो इस डाटा को प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए सीईएस में भी कुछ ऐसा डाटा आया नहीं है निकल के जो कि सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है, इसीलिए वो डाटा जो है वो प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। तो इसी को लेकर इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो पीएलएफएस का डाटा है वो पीएलएफएस का डाटा यही शो करता था कि कुछ जो सेक्टर हैं वहाँ पर जो इनकम लेवल है, जो पॉवर्टी का जो लेवल लेवल है वो डाउन हुआ है, और जो लोगों के इनकम का लेवल है वो बढ़ा है। हाउस होल्ड की जो इनकम है वो इसमें बढ़ी हुई बताई गई थी। हाउस होल्ड की इनकम को लेकर इसमें बात की गई थी कि जो अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो जिन लोगों को मिला हुआ है, जिन लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को अपनाया हुआ है, उन लोगों जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन फैमिली मेम्बर्स को काम में ले रहे हैं, तो उनसे काम करवा रहे हैं। और जो पेड जो वर्कर हैं उन पेड वर्कर को काम में नहीं लिया जा रहा है। इसी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो पेड सिस्टम में डाउन दिखाई दे रहा है। जबकि जो वर्किंग का ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो काफ़ी डाउन हुआ है। ऐसी बात पीएलएफएस का जो डाटा प्रकाशित हुआ था उसमें कहा गया था। तो सीईएस का जो डाटा है वो अभी ये प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। आप इस टेबल में देखेंगे तो पता लगेगा कि जो पॉवर्टी हेड काउंट है रेशियो है वो रूरल अर्बन एरिया में 1920 में कितना चेंज हुआ है, और नंबर ऑफ पुअर हैं वो भी काफ़ी सारे इसमें नंबर हैं वो चेंज हुआ है। तो इस प्रकार का जो सिनेरियो है वो देखने को मिल रहा है। और अर्बन और रूरल एरिया में जो पॉवर्टी है वो भी इसमें अभी राइज हुई है। और जो देश का जो आप देखेंगे कि कम से कम 67% जो पॉपुलेशन है वो रूरल है। ऐसी स्थिति में जो रूरल एरिया में पॉवर्टी का बढ़ना हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। और इसमें कुछ डाटा जो 2017-18 का जो सीरियस डाटा था उसमें कुछ डाटा लीक हुआ है। उस डाटा लीक की भी बात इसमें आर्टिकल में कही गई है कि किस प्रकार से जो पॉवर्टी की जो लाइन है वो इसमें कम बढ़ाने के बावजूद भी इसमें जो है वो पॉवर्टी में बढ़ोतरी हुई है, गरीबी जो है वो हमारे देश में बढ़ी है। और जो तेंदुलकर जिसे पॉवर्टी लाइन कहा जाता है, तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन जो डिसाइड की है वो $1.9 पर डिसाइड की हुई है। तो इसी प्रकार से जो पॉवर्टी लाइन का जो हमारे यहाँ पे एस्टिमेट लगाया जाता है वो इसी के लाइन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तो इसी डाटा से, इस आर्टिकल से संबंधित, इस सर्वे से संबंधित तो कुछ इम्पोर्टेंट डाटा यहाँ प्रकाशित किया हुआ है जिसे समझते हैं। इसमें सबसे पहली बात ये कही गई है कि जो पॉवर्टी का जो फॉल है वो 1973 से 2012 तक अगर हम देखें, जहाँ पर इस
जो टाइम पीरियड है ये, उसके लिए जो डाटा प्रकाशित किया गया था उसमें अगर हम देखें जो पॉवर्टी जो है वो कंसिस्टेंटली गिर रही थी। जो गरीबी है वो हमारे देश में 1973 से लेकर 2012 तक जब डाटा प्रकाशित हुआ तो उसमें जो पॉवर्टी है वो लगातार कम हो रही थी, गरीबी कम हो रही थी, जिसमें 54.9% अगर आप देखेंगे तो 1973 74 में ये दिखाई दी थी। 44.5% अगर आप देखेंगे तो 1983 84 में थी। 36% 93 94 में थी और 27% 2004 और 5 में थी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो ये गरीबी है वो लगातार कम हो रही थी और जो सरकार के प्रयास से वो उनसे ये सफलता हासिल हो रही थी। इसके अलावा जो लोखंड सॉरी लकड़ा वाला पॉवर्टी लाइन जो है वो इसमें डिसाइड की गई थी, जो कि तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन से काफ़ी नीचे थी। तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन में जो रेशियो डिसाइड किया गया था वो $1.9 का डिसाइड किया गया था। ये तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन है। और जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंटरनेशनली है ना जो डिसाइड किया गया है वो 1.09 पॉवर्टी लाइन का रेशियो डिसाइड किया गया है, जिसमें $1.09 पर पर्सन का पर डे का इसमें काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार पॉवर्टी लाइन है उसे अभी इंक्रीज किया गया है। इंक्रीज करने के बाद में भी जो इसमें बढ़ोतरी हुई है वो इस बार के जो 2017-18 का जो डाटा है उसमें देखने को मिला है। और इस प्रकार इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है जब जो पॉवर्टी लाइन है वो जो पॉवर्टी है जो गरीबी है वो बढ़ी है। और ये जो 2011 का जो 2011-12 का जो डाटा प्रकाशित किया था उसके बाद में कोई भी डाटा प्रकाशित नहीं किया गया है, जिसमें कि यह बताया गया है कि 2017-18 का जो डाटा है, जो जितनी सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो 2012 से लेकर 2018 तक का गरीबी सॉरी कंजम्पशन में जो कमी आई है वो 8% की कमी आई है, जिसमें है कि जो रूरल में इसमें बढ़ोतरी हुई है वो खर्च सिर्फ 2% की बढ़ोतरी रूरल सॉरी अर्बन एरिया में हुई है। और जो रूरल एरिया है उसमें सिर्फ 8% की गिरावट आई है। इस प्रकार जो देश का लमसम आप देखेंगे 65% जो जनता है वो ग्रामीण एरिया में रहती है। और ग्रामीण एरिया में अगर ये जनता रहती है तो इस प्रकार आप मानेंगे कि जो 65% जो जनता है उसमें उनके कंजम्पशन में भारी गिरावट आई है। 8% की गिरावट उनके में देखी गई है। और इस प्रकार 19-20 का जो पॉवर्टी है वो रूरल अर्बन एरिया में दोनों में भरा है, जिससे कि 25% और 30% के माप में देखा गया है। आप देखेंगे कि जो 2004 और 5 में ये जो पॉवर्टी लाइन थी, गरीबी थी, वो सब 27.5% थी, जो कि अभी इसमें 2011 के सर्वे में और भी कम हुई थी, लेकिन अभी इसे बढ़ा हुआ बताया गया है। जो 25% है वो रूरल एरिया में इसकी बढ़ोतरी हुई है और 30% जो है वो अर्बन एरिया में इसकी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है कि जो कंसिस्टेंट बेसिस पर गरीबी हमारे देश में कम हो रही थी, उसमें अभी बढ़ोतरी हुई है। और जो गरीब लोग हैं उनमें उनके नंबर में भी काफ़ी बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। 2012 में आप देखेंगे कि 217 मिलियन लोग हमारे देश में गरीब हुआ करते थे, जो कि 2019-20 के डाटा के अनुसार 270 मिलियन हो गए हैं। और 53 मिलियन से 71 मिलियन अर्बन एरिया में हो गए हैं। तो ये जो टोटल इंक्रीज है वो अभी आपको देखने को मिलेगा वो करीबन 70 मिलियन के करीबन है। तो इसलिए यहाँ पर ये देखने की बात है कि 1973 से 1993 में जो एब्सोल्यूट नंबर था पुअर्स का, गरीबों का, वो कांस्टेंट था, जिसमें 320 मिलियन 320 मिलियन का ये डाटा प्रदर्शित किया जाता था। लेकिन 1993 से 2004 के बीच में ये एकदम कंसिस्टेंट था, जो अभी बढ़ गया है और बढ़कर जो 320 से काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आगे हो गया है, जिसमें कि जीडीपी से रिलेटेड जो भी स्टेप हमारी सरकार के द्वारा अभी बीच बीच में कई वर्षों में लिए गए हैं, जिसमें कि नोटबंदी थी। नोटबंदी करने पर जो सरकार के द्वारा स्टेप लिया गया था वो अनप्लान्ड स्टेप था। और अनप्लान्ड स्टेप के कारण जो इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ था और जो प्रोसेस है देश में इकोनॉमिक ग्रोथ का वो काफ़ी स्लो डाउन हो गया था। इसके अलावा जो
जीएसटी का जो रूल इनके द्वारा लाया गया था, जीएसटी का रूल भी एक अनप्लान्ड मैनर में ही लाया गया था। तो इस वजह से जो जीएसटी से रिलेटेड जो बिजनेस में इशू आए थे वो काफ़ी देखने को मिले थे उस समय, और वो इशू अभी भी काफ़ी चल रहे हैं। लेकिन लोगों ने इसे एज इट इज़ अपनाने का जो जरिया है वो निकाल लिया है, और वो इसी रूल के साथ में अभी बिजनेस कर रहे हैं। तो काफ़ी सारा जो डाटा है वो यही प्रदर्शित करता है, उसके द्वारा यही बताया गया है कि जो हमारा गवर्नमेंट का जो रवैया है डाटास को लेकर वो काफ़ी मैनिपुलेटेड रहता है, काफ़ी उसे जो डाटा होता नहीं है उसे प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार का जो रवैया है वो सरकार को चेंज करना पड़ेगा, और एक्चुअल जो हमारे देश की स्थिति है, एक्चुअल जो पोजीशन है उसे सबके सामने लाना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करना होगा। तो इस प्रकार जो ये डाटा है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात आज ये प्रकाशित हुई है जिसे आप ध्यान में रखिएगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तथा इंटरव्यू में भी इस प्रकार का डाटा अगर आपको पता है और अगर आप उसे यूज़ करते हैं अपने आंसर्स में, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये डाटा आपके लिए। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो कश्मीर मुद्दे को लेकर इसमें बात की गई है, और बताया गया है कि किस प्रकार वहाँ पर जो अभी प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं उनको जो जॉब्स में और पासपोर्ट जैसे जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनमें भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए जो है वो नकार दिया गया है। और इस प्रकार का डिसीजन वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा दिया गया है। एक्चुअली वास्तव में जो वहाँ पर जो पुलिस वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी क्लियरेंस का जो एक प्रोसेस होता है वो जो हर जॉब में और पासपोर्ट के लिए मैंडेटरी होता है, उसके लिए अगर वहाँ पर जैसे पत्थर फेंकने वाले अगर कोई इंसिडेंट्स वहाँ पर हुआ था तो उस इंसिडेंट में अगर किसी ने भाग लिया है और अगर उसमें किसी का नाम आ रहा है तो ऐसे जो पर्सन्स हैं उनको उस जॉब के लिए जो भी पेपर होगा उसमें बैठने की इजाज़त नहीं मिलेगी, और जो पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट के लिए होता है वो भी उनका नेगेटिव किया जाएगा। तो ऐसा जो डिसीजन है वहाँ के ऑफिशियल्स ने लिया है, तो इसी को यहाँ पर सीरियस कंसर्न के रूप में उठाया गया है कि जो ऐसी अगर स्थिति वहाँ पर बनेगी तो वहाँ के जो युवा लड़के लड़कियां हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलने से रह जाएगी, और इस प्रकार के सर्कुलर से जो उनके भविष्य के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। और इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में बताई गई है कि जो ये इंसिडेंट्स है वो 2008 से लेकर 2017 के बीच में काफ़ी कम अभी देखने को मिला है। लगातार इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो कम होने वाली हैं, पत्थर फेंकने वाली या जो प्रोटेस्ट है इस प्रकार का। और 2008 से 2017 के बीच में अगर हम देखें तो कम से कम 20,000 जो लोग हैं वो इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट माना गया है। और इस प्रकार से जो जम्मू एंड कश्मीर में जो ये प्रोसेस है वो देखने को मिला है, और यही भी बताया गया है कि जो ये कैपिंग जो इसमें लगाई गई है, जो डिनायल दिया गया है, जो मना किया गया है इन लोगों को वहाँ के कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को इस चीज़ से, वो एक कानूनन जो स्थिति है उसकी अवेलेबल है। और जो इंडियन पासपोर्ट का एक्ट है 1967, इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 है, उसके जो क्लॉज 6 में क्लॉज 2 है जिसके अकॉर्डिंग जो है अगर देश की सोवरेनिटी और देश की अगर संप्रभुता को अगर किसी भी कृत्य से नुकसान होता है तो उसे इस प्रकार की जो देश में सुविधाएं प्राप्त हैं जैसे कि पासपोर्ट हुआ, गवर्नमेंट जॉब्स हुआ, उसमें उसे बैठने से मना किया जा सकता है, और उसे जॉब सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कर नहीं करी जाती स्टेट के द्वारा। इस प्रकार का जो प्रावधान है इस एक्ट में दिया गया है। और जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऐसी स्थिति में अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस अगर चल रहा होता है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसे कोर्ट से उस क्रिमिनल कोर्ट से लिख के देना पड़ता है। ऐसी स्थिति भी इसमें व्यवस्था इसमें एक्ट में की गई है। तो उसी को लेकर इसमें बात की गई है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो हाल ही में स्थिति है वो स्थिति के लिए वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो कतई जिम्मेदार नहीं हैं, और जम्मू कश्मीर की इस स्थिति के लिए उनको दोषी मानना बहुत ही गलत होगा। दोस्तों आप समझते हैं कि किस प्रकार
अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर अगर झगड़ा हो जाए या अगर कोई बात हो जाए, तो अगर सामने वाला अगर पत्थर फेंकेगा जो कि जानबूझकर जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें हैं उनके द्वारा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए अगर उनके द्वारा पत्थर फेंका जाता है तो जाहिर सी बात है जो सामने वाले जो हमारे लोग हैं वो भी इस प्रकार का काम करेंगे। और अगर पत्थर फेंकने वाले या किसी अन्य ऐसी गतिविधि में जिसमें देश को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन उनके द्वारा जो जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी जो स्थिति है उसे बनाए रखने के लिए अगर उनके द्वारा यह कृत्य किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे पहचानना चाहिए कि यह क्यों इन्होंने इस प्रकार के कार्य को किया है, इनकी इंटेंशन क्या है। अगर वो देश के नागरिक हैं और अगर इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं तो उनकी मंशा गलत नहीं होगी। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। साथ ही जो जे एंड के डेवलपमेंट से लेकर जो अभी पीएम मोदी ने जून में मीटिंग की है, उस मीटिंग का भी जिक्र यहाँ पे किया गया है कि उस मीटिंग में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो ऐसी स्थिति में जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है वो अभी एज इट इज़ बनी हुई है, और असेंबली इलेक्शन के बाद में वहाँ पर पब्लिक का क्या रुख रहता है उसके हिसाब से शायद सेंटर कुछ स्टेप वहाँ पे लेगा। तो इसके लिए असेंबली इलेक्शन तक अभी वेट करना पड़ेगा। और 2008 से लेकर 2010 तक जो स्टोन पैडलिंग जिसे कहते हैं पत्थर फेंकने की वहाँ पर जो कार्य हुआ करता था, वो उसमें काफ़ी यूथ जो है वो वहाँ पर इसमें हिस्सा लेता था, क्योंकि जो जॉब्स का जो अवेलेबिलिटी था वो वहाँ पर नहीं था। जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट से बाहर कहीं पे भी जॉब आसानी से नहीं मिलता था, या तो मिलता ही नहीं था या कुछ प्रॉब्लम्स के साथ में किसी को जॉब नहीं मिल जाता था, हर एक को जॉब भी नहीं मिलता था। तो ऐसी स्थिति वहाँ पर पैदा होती थी। तो अभी पत्थर फेंकने के जो केसेस हैं वो वहाँ पर काफ़ी कम हो गए हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को एक बेहतर सॉल्यूशन निकाल कर इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि इस प्रकार का जो फरमान है वो जारी करना चाहिए, जिससे कि जो अच्छे और बुरे दोनों लोग एक समान हो जाएं। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों हाल ही में बिहार स्टेट ने वुमेन्स के लिए जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसका अनाउंसमेंट किया गया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उन्हें दिया जाएगा 33% का, उसका अनाउंसमेंट किया गया है। और ये जो रिजर्वेशन है वो उन्हें जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें रिजर्वेशन के तौर पर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो अनाउंसमेंट है वो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है हाल ही में। और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको लेकर काफ़ी सारे स्टेप्स वहाँ पे उठाए गए हैं। और बिहार ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर इतनी सारी जो स्कीम्स हैं वो वुमेन सेंट्रिक वहाँ पर चलाई जाती हैं, और वुमेन्स को जो सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन हर चीज़ में वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसी को लेकर डाटा में इसमें बात की जाती है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है और वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। हॉरिजॉन्टल जो दोस्तों वर्टिकल जो रिजर्वेशन होता है वो हमारे देश का ट्रेडिशनल रिजर्वेशन है, जिसमें कि एक कम्युनिटी बेसिस रिजर्वेशन को माना जाता है, जिसमें कि जैसे एससी का रिजर्वेशन होता है, फिर एसटी का रिजर्वेशन होता है, ओबीसी का रिजर्वेशन होता है, और जो हाल ही में ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है लागू किया गया है वो रिजर्वेशन है। तो ये एक समूह के हिसाब से है, इसे वर्टिकल रिजर्वेशन कहा जाता है। इसके अलावा जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है तो जो जैसे मान लीजिए बिहार में 60% का रिजर्वेशन अभी अवेलेबल है और 40% जो है वो ओपन है, इसमें सभी लोग इंक्लूड हो सकते हैं। और तो जो 40% का जो ओपन का जो परसेंटेज है उसमें इसको नहीं छेड़ा जाता है। एससी का जो मान लीजिए 60% का जो रिजर्वेशन है उसमें से 33% जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। इसे इस प्रकार की व्यवस्था को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहा जाता है। जैसे कि आप मानिए कि किसी भी कॉलेज में अगर 100 सीट्स हैं तो 100 सीट्स अगर मान लीजिए उसमें हैं तो उसमें से
आप एससी का रिजर्वेशन अगर निकालेंगे, या मान लीजिए 100 सीट हैं वो टोटल एससी की हैं, तो एससी के केस में वो कंप्लीट शेड्यूल कास्ट के लिए 100 सीट्स हैं वो मानी जाएंगी। लेकिन जब रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो गर्ल्स को दिया जाएगा, उस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो एससी की जो 100 सीट्स थी उसमें से 33% जो सीट हैं, यानी कि 33 जो सीट्स हैं वो एससी की गर्ल्स के लिए रिजर्व की जाएंगी। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहा जाता है। और जो फ्रेम मेन जो ग्रुप होता है उसी में से इस रिजर्वेशन को प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और भी काफ़ी सारे जो ग्रुप हैं उसमें दिया जाता है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन होता है, या और भी जो लोग हैं उन्हें भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग स्टेट में व्यवस्था दी गई है और उन्हें वो जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस प्रकार जो बिहार की गवर्नमेंट है उसने अभी यह व्यवस्था की है, और 33% जो गवर्नमेंट को रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड कराया गया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। दोस्तों, बिहार के द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट और महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी सारा जो वर्क है वो वहाँ पर किया गया है, काफ़ी सारी स्कीम्स वहाँ पर चलाई गई हैं। तो उसी को लेकर इसमें कुछ डाटा जो है वो प्रदर्शित किया गया है, तो उस डाटा को समझते हैं। दोस्तों, जो गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिलती है वुमेन और चाइल्ड के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए, वो उसे ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 15 की क्लॉज 3 से यह पावर इन्हें मिलती है। संविधान के द्वारा यह व्यवस्था की गई है, और इसी व्यवस्था के तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट वुमेन और चाइल्ड के वेलफेयर के लिए, उनके भले के लिए इस प्रकार के स्टेप उनके द्वारा उठाए जाते हैं, जिसमें कि आप देखिए कि जो वुमेन का जो ये रेशियो है वो, उसमें आप देखेंगे कि जो फीमेल लेबर का जो फोर्स पार्टिसिपेशन है, जिसे FLFP कहा जाता है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इसमें जो आप स्थिति देखेंगे वो अभी काफ़ी कम देखने को मिलेगी। वर्ल्ड बैंक का जो एक डाटा इसमें शो किया गया है उसमें 2019 में जो ये परसेंटेज था FLFP का वो 21% था, और 2005 में ये जो परसेंटेज था वो 31.79% था। तो कुल मिलाकर जो फीमेल लेबर का जो रेशियो है वो अभी डाउन हुआ है। इसका मतलब जो फीमेल की जॉब्स हैं वो काफ़ी उन्हें उनसे हाथ धोना पड़ा है, फीमेल्स जो हैं वो जॉब से निकाली गई हैं। इसके अलावा जो अगर बिहार की स्थिति अगर आप देखें तो लास्ट जो 30 सालों का एरिया अगर आप देखेंगे, 30 सालों का समय जो देखेंगे, उसमें बिहार ने जो वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए काफ़ी सारे कार्य वहाँ पर किए हैं। जैसे वर्ष 1992 में जो लालू प्रसाद जी की वहाँ पर सरकार थी, उसमें उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगा तो मेंस्ट्रुअल लीव जो महिलाओं को वहाँ पर, लड़कियों को वहाँ पर दी जाएगी, 2 दिन की छुट्टी लगातार वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में सर्विस में थे, उन लोगों को भी यह सुविधा वहाँ पर प्रदान की गई थी। इसके अलावा 2006 में नीतीश कुमार जब वहाँ पर सरकार चला रहे थे तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो 50% का जो रिजर्वेशन है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में लगाने की बात की गई थी। और जो 74% सॉरी 73 और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेकर किया गया था, जिसे कि 1993 में लागू किया गया था, उसमें 1/3 की व्यवस्था की गई थी। 1/3 जो होगा वो वुमेन के लिए रिजर्व रखा जाएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। तो इसके विपरीत जो 50% का रिजर्वेशन है वो बिहार सरकार के द्वारा दिया गया था। इसी प्रकार इसी व्यवस्था को MP ने, आंध्र प्रदेश ने, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स ने भी फॉलो किया था। तो इस प्रकार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कई कार्य बिहार सरकार के द्वारा किए गए हैं। इसी की सीरीज में, श्रृंखला में 2013 में जो बिहार गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न बनाया था जिसमें 50% रिजर्वेशन वुमेन्स को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, सहकारी संस्थाओं में, और 35% सीट्स हैं वो पुलिस रिक्रूटमेंट में यहाँ पर रिजर्व की गई थी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। और जो पुलिस रिक्रूटमेंट में जो ये सीट्स रिजर्व की गई थी उसके कारण जो महिला पुलिस अधिकारी थे उनके नंबर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था, जो कि 25% 2020 में हो गया था। 25%
महिला अधिकारी हुआ करती हैं 2020 के डाटा के अनुसार, और जो नेशनल एवरेज है 10% का, उससे भी ये दुगना है। और 2015 में ये सिर्फ 3% हुआ करता था। तो एक बहुत अच्छा उछाल जो है इस स्टेप का वहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा 2016 में जो गवर्नमेंट ने 35% जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट का था, सरकार का था, उसमें गवर्नमेंट जॉब्स में भी लागू कर दिया गया था, जिसमें कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता था। उसमें 35% जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं को मिलता था। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से दोस्तों मतलब होता है कि जिसमें से एक पेपर होता है, जिसमें कि जो जैसे कि आपके यूपीएससी में प्रीलिम्स की व्यवस्था होती है, फिर उसके बाद मेंस होता है, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है। तो ऐसी जो व्यवस्था होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं कहलाती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में सिर्फ एक पेपर होता है, उस पेपर के अकॉर्डिंग ही मेरिट बनती है, उस मेरिट के बेस पे ही सिलेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है। तो ऐसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में गवर्नमेंट जॉब्स में 35% का रिजर्वेशन महिलाओं को प्रदान किया गया था। इसके अलावा 2006 में एक जो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना लॉन्च की गई थी कक्षा 9 और कक्षा 10 की लड़कियों के लिए, जिसमें फर्स्ट टाइम जो इंडिया में कैश ट्रांसफ़र की व्यवस्था डायरेक्ट अकाउंट में की गई थी, और लड़कियों के जो अकाउंट में है वो यह ट्रांसफ़र किया गया था। इसके बाद जो लड़कियों का स्कूल जाने का जो रेशियो था वो काफ़ी बढ़ गया था, काफ़ी अच्छा नंबर उसके बाद में देखने को मिला था। काफ़ी लड़कियां स्कूल जा रही थी, और बिहार में 50,000 के जो एक इंस्टॉलमेंट का अ, प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। और जो गर्ल स्टूडेंट हैं उनके लिए, उनकी पढ़ाई के लिए और ग्रेजुएशन करने के लिए यह पैसा उनको दिया जाता है, जिससे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार का इंसेंटिव बेस्ड जो है वो एजुकेशन और मैरिज में भी इन्हें प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे कि बिहार की गवर्नमेंट ने काफ़ी महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी कार्य किया है। काफ़ी सारी स्कीम्स जो हैं वो वुमेन सेंट्रिक वहाँ पर चलाई जा रही हैं। वुमेन्स को काफ़ी सारा जो बेनिफिट है वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है तो उसका कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो वहाँ पर अभी देखने को मिल रहे हैं, और ये रिजल्ट्स हैं जो आगे भी इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे, इसी की आशा की जाती है। तो इस प्रकार बिहार को आप देखेंगे कि हम एक बैकवर्ड स्टेट के रूप में इन्हें लेकर चलते हैं, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ की सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं। चाहे वो स्टेप पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्यों ना हो, लेकिन जो महिलाओं को इससे निश्चय ही फ़ायदा हुआ है। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो लिटरेसी रेट लड़कियों में दिखाया गया है वो 2019-20 में 61% हो गया है, जो कि 2015-16 में 56% ही हुआ करता था। तो इस प्रकार से जो लिटरेसी की रेट है वो भी वहाँ पर लड़कियों की बनी बढ़ी है। एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो भी वहाँ पर लड़कियों का बढ़ा है। कुल मिलाकर इन सारी स्कीम से लड़कियों को वहाँ पर फ़ायदा ही हुआ है। तो इसी बात को लेकर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से वहाँ पर जो वुमेन एम्पावरमेंट के कार्य वहाँ पर स्टेट के द्वारा किए जा रहे हैं, और स्टेट्स को भी इनको फॉलो करना चाहिए और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। तो इस डाटा को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो कोविड-19 का जो प्रिडिक्शन है उससे लेकर बात की गई है कि जो क्यों कोविड-19 का जो प्रिडिक्शन है वो हमारा ज़्यादातर केसेस में रॉन्ग साबित हुआ है, गलत साबित हुआ है। तो इस प्रकार इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो कोविड-19 से रिलेटेड जो हमारा डाटा प्रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी सुपरफिशियल है। वो ऊपर ऊपर से जो डाटा है वो हमें तैयार किया जाता है, और इस प्रकार से जो डीप एनालिसिस है वो उसका नहीं किया जाता है, क्योंकि कोविड के जो केसेस हैं वो काफ़ी फॉल्स पॉजिटिव भी आते हैं और फॉल्स नेगेटिव भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एक्चुअल नंबर है वो प्रोवाइड कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और ये एक गुफा की जैसे है, जिसमें कि एक अथाह जानकारी इसमें छिपी हुई है। उस जानकारी को बाहर निकाल कर डाटा तैयार करने की ज़रूरत है, जिसमें कि अभी हमारे देश के लोग सक्षम शायद नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी बात इस आर्टिकल में बताई गई है, और यही कहा गया है कि जो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो
फीवर और जुकाम जैसे जो सर्दी जैसे जो लक्षण होते हैं उनको लेकर ही प्रदर्शित होता है, और ये जो लक्षण है वो एक सामान्य बीमारी के रूप में भी प्रदर्शित हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कोविड का जो एक्चुअल जो नंबर है वो काउंट कर पाना इन्हें देखकर पॉसिबल नहीं है, और सबको टेस्टिंग के मोड पर भी लगाना भी पॉसिबल नहीं है, इतने सारे टेस्ट किए जाना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसी को लेकर ये बात की गई है कि जो कोविड 19 का जो डाटा अभी हमारे पास में अवेलेबल है, जो भी जानकारी हमारे पास में अवेलेबल है, उसमें डीप जाकर और उसे और भी इंटरप्रिटेशन उसका प्रॉपर कर कर इसकी हम इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं, और कोविड 19 से जुड़ी जो भी प्रिडिक्शन है उन्हें सही तरीके से आगे कर सकते हैं। और डेथ और जो नंबर और केसेस का जो एक्चुअल नंबर है वो भी हमें प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। वो प्रोवाइड करने से जो पब्लिक है उसमें पैनिक होने की बजाय, सरकार का ये मानना है कि पब्लिक में पैनिक होता है, लेकिन पब्लिक में पैनिक बिल्कुल नहीं होता। पब्लिक में पैनिक होता है लेकिन वो प्रिकॉशन को भी फिर अपने नज़रिए से देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एक्चुअल नंबर केसेस का और डेथ का अगर अवेलेबल है तो उसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए। हमने देखा है कि हमारे देश में जो नंबर है वो अभी एक्चुअल नंबर प्रदर्शित नहीं किए गए हैं, और कई कई स्टेट में 8 गुना जो नंबर थे वो वहाँ पर ज़्यादा थे। तो ऐसी स्थिति वहाँ पर देखने को मिली है। तो इसलिए इस डाटा में ये बात कही गई है कि जो एक्चुअल नंबर है वो हमें प्रदर्शित करना चाहिए, और जिससे कि जो हमारा कोविड 19 का जो फोरकास्ट है, जो हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं, वो प्रिडिक्शन कभी फिर उसके बाद में रॉन्ग नहीं होगा। तो इस आर्टिकल में यही सामान्य जानकारी दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, विद्युत वितरण सेक्टर नीति जो पर जो नीति आयोग और RMI ने एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में ऐसे सुधारों के बारे में बताया गया है जिसमें देश का जो विद्युत सेक्टर है उसमें परिवर्तन हो सकता है, और बिजली वितरण के क्षेत्र में जो संबंधित नीति निर्माण है उसमें भी सुधार लाया जा सकता है। तो इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है। विद्युत वितरण सेक्टर में आमूल परिवर्तन है, इसे नीति आयोग और RMI इंडिया ने मिलकर तैयार किया है। ये आप ध्यान रखिएगा कि इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया गया है, जिसमें नीति आयोग है, RMI है और RMI इंडिया, ये तीन संस्थानों ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। उल्लेखनीय है कि RMI इंडिया भारत में स्वच्छ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। यह अमेरिका के रॉकी माउंटेन जो इंस्टीट्यूट है, जिसे हम RMI का कह रहे हैं, उससे संबंध रखता है। और RMI इंडिया जो भारत में रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है उसकी भारत में शाखा है। और इस रिपोर्ट को नीति आयोग के अध्यक्ष जो राजीव कुमार है उन्होंने जारी किया है। इस मौके पर जो काफ़ी सदस्य जो उनके थे और RMI के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी वहाँ पर उपलब्ध थे। तो इस रिपोर्ट में जो मेन बात बताई गई है वो यह है कि भारत में बिजली वितरण को लेकर हर साल जो घाटा होता है उसे कम करने की कवायद यहाँ पर की गई है, और वर्ष 2021 में जो 90,000 करोड़ का घाटा होने का अनुमान इसमें लगाया गया है। एक के बाद एक इसमें जो उत्पादकों को नुकसान हो रहा है उस उत्पादन को कम करके और बिजली आपूर्ति की जो हमारी सीमा है उसे सुनिश्चित कर कर इस प्रकार का निवेश इसमें लेकर आने की जो कवायद है वो इस रिपोर्ट में बताई गई है। और ऊर्जा के नवीनीकरण को किस प्रकार किया जा सकता है उसमें भी इसमें बताया गया है। रिपोर्ट में भारत और दुनिया के बिजली वितरण सेक्टर में किए जाने वाले सुधार प्रयासों की समीक्षा की गई है, और देश में मौजूद नीतिगत अनुभवों से प्राप्त होने वाले उत्कृष्ट व्यवहारों और सीख को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया है कि इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुधारों को परखा गया है, जिसमें वितरण तो निजी क्षेत्र की भूमिका और बिजली की खरीद नियमों की स्थिति, नवीनीकरण ऊर्जा का एकीकरण और बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाना, इस प्रकार का जो डायरेक्शन है वो इस रिपोर्ट में दिया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट को कई अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें ढांचा सुधार, नियमों में सुधार, संचार में सुधार, प्रबंधन में सुधार और नवीनीकरण इसमें इम्पोर्टेंट रखा गया है। तो इस प्रकार से जो है ये रिपोर्ट यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो हमारे देश में बिजली कंपनियां हैं वो काफ़ी घाटे में चलती हैं, उन्हें काफ़ी नुकसान होता है रेवेन्यू का। उसका जो रेवेन्यू का मेन जो कारण है वो बिजली का चोरी होना है। बिजली चोरी होने का जो
डाटा है वो हमारे यहाँ पे बहुत ही बड़ा है, और बिजली चोरी जब तक हम नहीं रोकेंगे तब तक ये इस प्रकार की जो स्थिति है वो बनी रहेगी, और ये कंपनियां लगातार घाटे में ही रहेंगी। और बिजली उत्पादन का जो क्षेत्र है वो कभी उभर नहीं पाएगा इस चीज़ से। तो इसलिए हमें एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए, और इस प्रकार की जो स्थिति है उसे हमें नहीं पैदा करनी चाहिए। बिजली चोरी एक अपराध है, और इस अपराध को हमें जो देश के विकास के तौर पर अगर हम देखें तो हमें इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके आसपास में अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही है और बिजली चोरी का अगर कोई प्रोसेस आपके आसपास में अगर हो रहा है, तो उसकी कंप्लेन कीजिए और उन लोगों को समझाइए कि आप ऐसा नहीं करिए। जो सुविधा आपको मिल रही है, जो सरकार के द्वारा सुविधा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, उसके आप पैसे दीजिए, उसको आप पे कीजिए और फिर उस सुविधा का उपयोग कीजिए। यही एक अच्छा और जो यह एक आदर्श व्यवहार जिसे कहा जाता है वो कहलाएगा। तो दोस्तों, आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में सिर्फ इतना ही है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके पास अगर हमारे लिए कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।